गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 क्लास 9 स्ट्रक्चर ऑफ आइटम पढ़ेंगे। इन द चैप्टर वी हैव लर्न दैट आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ मैटर। हमें थर्ड चैप्टर में पढ़ा कि आइटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक तरह के मैटर के फंडामेंटल्स माने जाते हैं, है ना। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू डिफरेंट आइटम्स कंस्यूम्स देम। तो जो एग्जिस्टेंस है अलग अलग आइटम्स का वो किसकी वजह से है? एटम की वजह से है। नाउ द क्वेश्चन इज राइज। अब क्वेश्चन ये सवाल ये है, व्हाट मेक्स द आइटम वन एलिमेंट डिफरेंस फ्रॉम आइटम टू अनदर एलिमेंट्स। तो बोल रहा है आइटम में ऐसा क्या कोई एलिमेंट में ऐसा क्या बदला हुआ है कि एक एलिमेंट दूसरे से अलग है। सेकेंड क्वेश्चन, आर आइटम्स रियली इंडिविजुअल एज दे पर्पस बाय डाल्टन और स्मॉलर कंस्यूट इनसाइड एटम। तो जैसे डाल्टन ने बताया कि आइटम्स इंडिविजुअल होते हैं, क्या वो इंडिविजुअल होते हैं या उनमें उसके अंदर भी कोई आइटम होता है? तो दो सवाल हैं। वी शैल फाइंड आउट द आंसर दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड वेरियस मॉडल्स दैट हैव बीन पर्पस टू एक्सप्लेन हाउ दीज पार्टिकल्स अरेंज विद आइटम। तो हम ये सारे आंसर इसमें ढूंढेंगे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो थ्योरी दी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेजर चैलेंज बिफोर साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वाज रिवील स्ट्रक्चर ऑफ आइटम एज वेल एज एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। मेजर चैलेंज क्या था साइंटिस्ट के लिए 19th सेंचुरी में? कि ये खोज करना कि ये आइटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। द एलुडिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आइटम इज बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो जो इसका एवोल्यूशन या ये कंक्लूजन हम कह सकते हैं वो एक्सपेरिमेंट के आधार पे निकाला गया बाद में। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेटर दैट आइटम्स आर नॉट इंडिविजुअल, पहला इंडिकेटर जो था वो पता चला कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल नहीं होते हैं, कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट बाय डिफरेंट सिस्टम्स। तो कैसे पता चला कि अलग अलग मेटल पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराया गया, अलग अलग मेटल पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराया गया, टेस्ट कराया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उससे पता चला कि जो आइटम्स होते हैं इंडिविजुअल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज पार्टिकल इन मैटर। तो फिर मैटर में बाद में पता चला एक्सपेरिमेंट से और कि मैटर में क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल मेटलर्स कैरी आउट फॉलोइंग एक्टिविटीज़, एक एक्टिविटी के द्वारा समझाया गया। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स लेट अस कैरी कॉम, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कोई भी मैटर में चार्ज है ना। जैसे मान लीजिए पेंसिल है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें, क्योंकि थ्योरी ये है या स्ट्रक्चर ये है कि हर एक आइटम का अपना एक चार्ज होता है ना। तो कैसे पता चलेगा ये पेंसिल है? तो उसी का एक्टिविटी बताया गया, कॉम ड्राई हेयर, है ना। क्या होता है जब तुम्हारा बाल में तेल ना हो, है ना, उसको कॉम करना है, कंघी करनी है। डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आवर, और फिर चेक करना छोटे छोटे, ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया भी हुआ है ना। क्या वो अट्रैक्ट करेगा? करता है ना। रब ग्लास रॉड, उसी तरह से रब ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ, सिल्क का क्लॉथ लेना और ग्लास रॉड को रब करना है। ब्रिंग रॉड नियर द इन्फ्लेटेड बलून, और फिर बलून के जो फुला हुआ बलून है उसके सामने लाना है। ऑब्जर्वर क्या होगा? चिपकेगा, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा वो, क्योंकि चार्ज हो गया है ना। तो इससे पता चलता है कि मैटर्स जो भी होते हैं उसमें क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़ वी कैन कंक्लूड ऑन दैट रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो इससे हमें ये पता चला कि जब दो ऑब्जेक्ट को या दो बॉडी को आपस में अगर रब करेंगे तो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। अब चार्ज क्यों हो जाता है, कोई सवाल है। वेयर डज चार्ज कम फ्रॉम, चार्ज कहाँ से आता है? दिस क्वेश्चन कैन आंसर बाय नोइंग द आइटम इंडिविजुअल एंड कंसिस्ट चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। तो मतलब कि ये जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज कहाँ से होता है ना, दिस क्वेश्चंस आंसर नोइंग द आइटम्स डिविजिबल एंड कंसिस्ट चार्ज पार्टिकल्स। तो इससे पता चलता है कि अलग अलग आइटम्स में क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक है। मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस बात को रिवील किया, बताया कि सभी आइटम्स में क्या होता है? चार्ज पार्टिकल होते हैं।
इट इज़ नोन एज 1900 दैट आइटम्स वाज इंडिविजुअल पार्टिकल्स बट कंटेन एटलीस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये तो सबको पता चल गया कि आइटम्स इंडिविजुअल होता है लेकिन उसके सब पार्टिकल्स भी। तो 1900 तक ये तो पता चल गया था कि आइटम्स जो इंडिविजुअल होते हैं, पर बाद में पता चला कि लेकिन हर एक आइटम्स का अपना एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होता है, द इलेक्ट्रॉन, और उसी का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिफाई बाय जे थॉमसन। तो उन्होंने बताया जो उसका सब एटॉमिक होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइंग E. Goldstein in 1886 discovered presence new radiation in gas discharge called canal rays। उससे पहले उन्होंने गोल्डस्टीन जो 1886 में डिस्कवर्ड किया नए रेडिएशन की मदद से कि उसमें कैनल रेज होता है। कैनल मतलब क्या होता है, मतलब एक नाले की तरह ना, नाला तो नहीं कह सकते यहाँ पर, मतलब एक चैनल की तरह, ठीक है, रेज निकलती है। दिस रेज पॉजिटिवली चार्ज, और वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होता है, विच अल्टीमेटली लेट डिस्कवर अनदर सब एटॉमिक। और बाद में इसी का सब एटॉमिक नाम पता चला। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैड चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइड, है ना। यही जो यानी कि इलेक्ट्रॉन का ही एक तरह से था सब एटॉमिक, जैसे एक सब एटॉमिक इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरा लेकिन चार्ज जो था इसका चार्ज अपोजिट था, है ना। एंड द इलेक्ट्रॉन सो इन अपोजिट इन साइन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट में था। इट मासेस अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एट द इलेक्ट्रॉन, और उसका मास 2000 गुना ज़्यादा था। इट गिव्स नेम प्रोटॉन, और उसी का नाम क्या पड़ा, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, और जो प्रोटॉन है वो किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। इन जनरल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंटेड ई, हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से प्रेजेंट करते हैं जबकि प्रोटॉन को पॉजिटिव से। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज +1, है ना। मास क्या लेते हैं हम प्रोटॉन का, +1 लेते हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी तरह से नेग्लिबल एंड चार्ज इज -1, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का E है ना माइनस में, और प्रोटॉन का P पॉजिटिव में। इट सीम दैट एन आइटम कंपोज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो अब इससे समझ में आता है कि आइटम्स के दो पार्ट होते हैं, यानी दो सब एटॉमिक पार्ट है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअली बैलेंसिंग, और ये बराबर बैलेंसिंग होता है देयर चार्जेस। इट ऑल्सो अपीयर द प्रोटॉन्स वर इंटीरियर ऑफ द आइटम्स वेयर इलेक्ट्रॉन कुड ईजिली रिमूव ऑफ बट नॉट प्रोटॉन। देखो इसमें क्या है, इट ऑल्सो अपीयर्ड, ये देखा गया है कि प्रोटॉन्स वर इंटीरियर ऑफ आइटम्स, प्रोटॉन जो होता है आइटम्स के इंटीरियर माना जाता है, वेयर इलेक्ट्रॉन कुड ईजिली रिमूव, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव जो है वो निकाल सकते हैं लेकिन पॉजिटिव उसका अंदर होता है। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड पार्टिकल्स आइटम्स फॉर्म। तो किस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका अंदर में, अगर कोई मैटर में कोई प्रेजेंट है कि नहीं, वी विल फाइंड द आंसर दिस क्वेश्चन। अब हम इसमें इसको पता करेंगे। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, तो हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ा था, है ना, विच सजेस्ट दैट आइटम्स वाज इंडिविजुअल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। और हमने ये पढ़ा था कि आइटम्स इंडिविजुअल होता है और इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि आइटम्स नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। बट डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, पर ये जब डिस्कवरी खोज हुई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इनसाइड आइटम्स, लेट द फेलियर एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये इसने क्या कर दिया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को जो थ्योरी दिया गया उसको फेल माना गया या गलत माना गया। इट वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अरेंज विद एन आइटम्स, और फिर ये जानना जरूरी हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होता है वो किस तरह से आइटम में अरेंजमेंट होता है। वेरियस फॉर एग्जाम्पल दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल्स, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना एटॉमिक मॉडल बताया कि इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। जे थॉमसन वॉज फर्स्ट पर्पस मॉडल स्ट्रक्चर, और सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया था, जे थॉमसन ने। थॉमसन पर्पस द मॉडल ऑफ एन आइटम इज सिमिलर टू द क्रिसमस पडिंग। अब क्रिसमस पडिंग क्या होता है,
Christmas pudding, the electron in a spare positive charge were like current dry fruits in a spherical Christmas pudding. तो ये spherical होता है, गोल इस तरह से, ठीक है. We can also think watermelon, सेम एग्जाम्पल है ना. क्रिसमस pudding और वाटरमेलन का एग्जाम्पल. द पॉजिटिव चार्ज ऑफ आइटम स्प्रेड ऑल ओवर द रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन. तुमने देखा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है हम उसको क्या मान लेंगे, रेड कलर का, यानी कि जितना भी रेड हिस्सा है ना, तो जो सीड्स होता है हमारा, ठीक है, जो सीड्स है वो हमारा क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जो बाकी हिस्सा हो जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. तो ये सारा फैला हुआ सेम बता रहा है. रेड एडिबल पार्ट जो खाने लायक है ना. वाइल द इलेक्ट्रॉन हैज स्टड्स इन द पॉजिटिव चार्ज स्पेयर लाइक सीड्स, है ना. स्टड्स क्या होता है, ऐसा नुकीला जूतों के नीचे भी होता है, देखा होगा, स्पोर्ट्स लोग खेलते हैं तो स्टड्स लगाते हैं. एक होता है स्पाइक, होता है का स्टड्स क्या होता है, छोटा होता है, है ना. और जो स्पाइक होता है वो लंबा होता है. जो बैटिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जो बैटिंग करते हैं तब हम पहनते हैं स्टड्स, और जब बॉलिंग करते हैं तो हम पहनते हैं स्पाइक, समझ है. तो उसी तरह तो ये स्टड्स के टाइप होते हैं, यानी कि बीज हल्का होते हैं, ज़्यादा अंदर नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा ऊपर बाहर नहीं निकला होता है, हल्का बाहर दिखेगा ऐसे. तो इसको जब हम उसको हाफ करेंगे तो इस तरह से थॉमसन मॉडल ने ये समझाया कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, जैसा हम वाटरमेलन में सीड्स को देखते हैं. क्लियर है, समझ में आ गया. तो हम जरा जे थॉमसन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं. जे थॉमसन 1856 से लेकर 1940 तक इनका है. ब्रिटिश फिजिस्ट है. वॉज बॉर्न इन चीथम हिल सबर्ब मैनचेस्टर, यानी इंग्लैंड में है. ऑन 18 दिसंबर 1856 ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. उन्हें 1906 में नोबेल प्राइज मिला था इस वर्क फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए. ही डायरेक्टेड अ कैवेंडिश लेबोरेटरी एट द कैम्ब्रिज for 35 years and 7 of his research assistants subsequently won Nobel Prize. उन्हें 7 लगभग नोबेल प्राइज मिल जाए, शांति पुरस्कार. नेक्स्ट है, अब थॉमसन का थोड़ा देख लेते हैं क्या उन्होंने किया. तो ये इसी के बारे में डिटेल्स हैं. एन आइटम्स कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन. तो अभी हमने पढ़ा कि आइटम्स के जो आइटम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, स्पेयर शेप का, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होता है, एम्बेडेड होता है. एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल मैग्नीट्यूड. तो नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस लगभग बराबर होते हैं. सो द आइटम होल इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल. इसीलिए नॉर्मली अगर हम कोई मैटर ले तो वो न्यूट्रल होता है. एग्जांपल, जैसे अगर ये पेंसिल है तो अभी न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें कोई कुछ नहीं हमने कर रखा है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड है, दोनों का मास बराबर है, या मास तो ज़्यादा है लेकिन दोनों का चार्जेस बराबर है. तो उसमें क्या होगा, तो ये अभी बराबर है नॉर्मल कंडीशन में, है ना. जब इसको हम रब करेंगे तब क्या हो जाएगा, चार्जेस दोनों के एक्टिवेट हो जाएंगे. ऑल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट आइटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्मली आइटम्स न्यूट्रल होते हैं. नॉर्मली आइटम्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. द रिजल्ट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट अदर साइंटिस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल एज वी सी. लेकिन ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने अपना पर्पस या अपना थ्योरी रखा. अब हम पढ़ेंगे रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन आइटम. अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, इनका पूरा नाम था, ठीक है. वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग द हाउ इलेक्ट्रॉन आर अरेंज विद इन द आइटम्स. उनको भी क्यूरियोसिटी था कि भाई किस तरह से आइटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंज होता है. रुदरफोर्ड डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स. उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, अल्फा पार्टिकल्स का. मेड ए फॉल एंड थिन गोल्ड फाइन. एक इसी तरह से एक गोल्ड फॉइल लिया, तुमने वो देखा होगा, हम खाना पैकिंग करते हैं उस तरह का फॉइल, पर गोल्ड का, वो तो सिल्वर का होता है ना, गोल्ड का. ही सेलेक्टेड गोल्ड फॉइल. उन्होंने सेलेक्ट ये भी बताया कि उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ किया, बिकॉज ही वांटेड ए थिन लेयर ऑफ पॉसिबल. वो चाहते थे पतला से पतला लेयर हो जाए. तो ऐसे तो सिल्वर का भी हो जाता है, लेकिन उस समय सिल्वर का इतना चलन गोल्ड का होगा. द गोल्ड अबाउट 1000 आइटम ऑफ थिक, मतलब, लेकिन आइटम के हिसाब से देखें, आइटम्स के हिसाब से तो 1000 गुना मोटा था, लेकिन वो अपने हिसाब से गोल्ड के नॉर्मल मेटल देखे तो बहुत पतला था वो. अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयंस. अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है,
डबल चार्ज होता है ना, इसमें हीलियम आयंस की वजह से। सिंस हैव मास इज 4 यूनिट, जो हीलियम का मास यूनिट क्या है 4 यूनिट है। एंड द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होता है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड गोल्ड आइटम। ये उम्मीद की जा रही थी कि अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है सब एटॉमिक पार्ट है। मतलब भाई कोई पहले से अंदर है, तुम किसी को पत्थर मारो तो क्या करेगा, वापस तो मारेगा ही, या रोकेगा तो तुम्हारा रिफ्लेक्ट होगा ही। सिंस अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स ज़्यादा हैवियर था प्रोटॉन से, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट लार्ज डिफ्लेक्शन, इसलिए वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा भी तो हल्का फुल्का होगा, है ना। ये गोल्ड आइटम्स है, अल्फा पार्टिकल्स क्या किया गया इस पर रिलीज़ किया गया, ये गोल्ड फॉइल है। स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड फॉइल, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है स्कैटर हो रहा है, कोई कहीं है ना। इसका कारण रीज़न क्या है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, पर जो जैसा उन्होंने उम्मीद किया था वैसा बिल्कुल रिजल्ट नहीं आया। एंड क्या रिजल्ट आया, तो ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पे लिखा उन्होंने, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट लाइन एंड गोल्ड फॉइल्स। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए वो पास कर गए, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए पास गए। पहला उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन बताया। दूसरा, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल स्मॉल एंगल्स, और दूसरा डिफ्लेक्ट तो किए लेकिन उन्होंने एंगल्स बहुत कम बनाया, है ना। देखो इसमें एंगल बना ही लगभग, देखो है ना। और तीसरा उन्होंने क्या बताया, सरप्राइजिंगली, जो कि बहुत आश्चर्य की बात है, वन ऑफ द आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड, और 12,000 पार्टिकल्स ऐसे हुए जो वापस आ गए। इसका मतलब कुछ ना कुछ था। इन वर्ड्स ऑफ रुदरफोर्ड, तो उनके हिसाब से कंक्लूजन क्या निकला, मतलब ये तो एक्सपेरिमेंटल था, उनके हिसाब से कंक्लूजन क्या निकला, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल, एंड मतलब ये बहुत अतुल्यमय है। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, मतलब ये सोच से भी परे, है ना। एज इफ यू फायर अ 15-inch सेल अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट्स कम बैक्स एंड हिट्स यू। उन्होंने ये कहा कि इफ़ यू फायर अ 15-inch सेल, अगर एक 15 इंच का एक सेल है, कोई ऑब्जेक्ट है, और उसको तुम हिट कर रहे हो अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर से, किससे, हल्का टिश्यू पेपर है उससे कर रहे हो, एंड हिट कम्स बैक यू, और वो तुम्हें आके वापस लग जाए, तो वो क्या शो कर रहे थे, इससे क्या पता चल रहा था कि उसके अंदर डिफ्लेक्शन है, कुछ ना कुछ सब एटॉमिक पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा ये पढ़ लेते फिर इसके आगे वो पढ़ेंगे और एक्सप्लेन में। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड 1871 से 1937 was born स्प्रिंग ग्रोव 13 अगस्त 1871। ही was known as फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। हिज फेमस वर्क इन रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में ज़्यादा काम किया उन्होंने। एंड डिस्कवरी न्यूक्लियस, उन्होंने क्या ढूंढा, न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम विच गोल्ड एक्सपेरिमेंट। ही गॉट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1908। तो लेटेस्ट थिंक एक्टिविटी ओपन फील्ड अंडरस्टैंड इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या कहना चाहे। लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ वॉल एंड आइज क्लोज। एक बच्चा खड़ा हो दीवार में और आंख बंद करके, दीवार के अपोजिट में अपना आंख बंद करो। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट अ बॉल फ्रॉम द डिस्टेंस। और तुम्हें क्या करना है, एक स्टोन फेंकना है दीवार पे। ही विल हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक द बॉल। तो वो क्या करेगा, साउंड सुनेगा। मान ली एक बच्चे पे नहीं फेंकना है, साइड में फेंकना है, ठीक है, तो वो साउंड सुनेगा। इफ़ ही रिपीट्स 10 टाइम्स, अगर आवाज़ वो 10 बार सुनता है, ही विल हियर साउंड 10 टाइम्स। बट इफ़ ए ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड व थ्रो स्टोन एंड बारवर्ड वायर फेंस, और वहीं पे फेंस क्या होता है, वायर लगा, इस तरह का वायर लगाओ, ऐसे ऐसे बीच बीच में गैपिंग हो, और एक ब्लाइंड बच्चा हो, ब्लाइंड मतलब आंखें बंद कर दो या बांध दिया हो आँख में, है ना। हिट द फेंसिंग, नो साउंड वुड हियर। तो उसको तो कोई साउंड नहीं, कि या तो पार हो जाएगा तो वहीं पे गिर जाएगा। दिस इज बिकॉज देर इज अ लॉट्स ऑफ गैप ऑन द फेंस अलाउ टू स्टोन पास थ्रू देम। तो क्योंकि फेंसिंग में क्या होता है, गैपिंग होता है, तो सारे स्टोन्स क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, आवाज़ ही नहीं आएगा, है ना।
फॉलोइंग सिमिलर रीजन रुदरफोर्ड कंक्लूडेड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो उन्होंने यही समझाने की कोशिश किया, उन्होंने ये समझाना कि कुछ तो तुम्हें आवाज़ या कुछ तो डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन कहीं बहुत सारे क्या होंगे, पास कर जाएंगे। क्लियर है? मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड, तो उन्होंने क्या था, मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड आइटम इज एम्प्टी। तो उन्होंने ये बताया कि ज़्यादातर आइटम्स के अंदर जो जगह होता है क्या होता है, खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है। बिकॉज मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, सीधे पास कर गए, ठीक है, बिना डिफ्लेक्शन के। दूसरा, वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑफ आइटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। फिर कुछ जो डिफ्लेक्ट किया वो बहुत कम एंगल पे किया, तो उनसे ये पता लगा कि जो भी इसके अंदर आइटम्स होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो बहुत कम जगह ले रहा है, बहुत कम जगह ले रहा है ना। ऑक्युपाइज, आइटम्स ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। तीसरा पॉइंट क्या बताया, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड 180 डिग्री, और बहुत कम ऐसे हुए कि जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सीधा फेंका और सीधा वापस आ गया। इंडिकेटिंग, और ये क्या इंडिकेट है, ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड आइटम्स कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद आइटम। तो जो भी चार्ज होगा वो एकदम एक जगह है, कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही जगह पे है ना। फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन रेडियस ऑफ आइटम्स। यानी कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो 10⁵5, 10⁵5 कितना हो गया, 1,00,000 हुआ ना, 4 में 1000 हुआ तो 1,00,000 हुआ, है ना। तो 1,00,000 गुना कम है किससे, रेडियस ऑफ एटम से। फिर से बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा न्यूक्लियस इज अबाउट 10 टाइम्स लेस, 10⁵5 यानी 1,00,000 गुना कम है किससे, रेडियस ऑफ आइटम से। तो आइटम का जो रेडियस होगा उससे 1,00,000 गुना कम है, तो इससे अंदाज़ा लगाओ कितना छोटा हो सकता है वो। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड न्यूक्लियर मॉडल आइटम, और फिर इसी में आगे चल के उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल आइटम दिया, विच ही हैड फीचर्स, उसके फीचर्स कुछ थे। देर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर आइटम्स कॉल्ड न्यूक्लियस। तो जो सेंटर पे जो होगा, है ना, देखो ये न्यूक्लियस है, उसमें उन्होंने क्या बताया, इसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। नियरली मास ऑफ आइटम रिसाइड न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जो भी इसमें सब एटॉमिक होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो इसके आसपास घूमेंगे। द साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ आइटम। तो न्यूक्लियस का जो साइज है बहुत छोटा होगा कंपेरिजन टू आइटम। तो लेकिन उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, ड्रॉबैक्स मतलब कमियां, है ना, मतलब या तो ये कह सकते हैं कुछ लोग सहमत नहीं हुए इस बात से, तो इसलिए हम ड्रॉबैक्स, या किसी ने बता दिया कि नहीं ये गलत बता रहा है, साइंटिस्ट है कोई, तो उन्हें क्या ड्रॉबैक्स था देख लेते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टेबल। तो उनका ड्रॉबैक्स ये था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट होगा, जैसे प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स हैं, है ना, अपना पाथ है, अपना फिक्स पाथ है ना ऑर्बिट्स, क्या प्लैनेट सारे अपने फिक्स पाथ पे घूमते हैं, उसी तरह से उन्होंने कहा अगर मान लीजिए रेवोल्यूशन होता भी है तो उसका ये मान के चल रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वो स्टेबल नहीं हो सकता है। एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड बी अंडरगो एक्सेलरेशन, क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलेशन में होगा तो एक्सेलरेट करेगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है ना। दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होगा वो कहीं ना कहीं एनर्जी लूज करेगा, क्योंकि वो मूव कर रहा है हमेशा। सो फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस पे आकर रुकेगा। इफ दिस वर सो, अगर ऐसा है तो द आइटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। तो हम ये कह सकते हैं कि आइटम्स क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल है ना, एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पिनो। और तो हम ये कह सकते हैं कि आइटम्स इस तरह से प्रेजेंट नहीं होते। वी नो डैट आइटम्स आर क्वाइट स्टेबल, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। न्यूक्लियस चार्ज उसमें नॉर्मल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल है, जब इक्वल है तो वो स्टेबल है, अभी पढ़ा था ना हमने पहले। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब अगर ऑर्बिट में है तो जब वो घूमेगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी लूज करेगा, है ना, कम ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन में भी फ़र्क पड़ेगा।
तो वो अनस्टेबल होगा। जब अनस्टेबल होगा तो ये कह सकते हैं कि कुछ ये ड्रॉबैक्स था, या ये कह सकते हैं कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये कुछ इसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया। कई कारण हो सकते हैं, तो ये उनकी कमियाँ। क्वेश्चन पेपर में ये कमियाँ पूछी जाती हैं।